नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दंगल का। कोरोना की वजह से 2 महीने देर से सही, लेकिन संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसके पहले दंगल अब इस बात पर मचा हुआ है क्योंकि संसद सत्र में इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। विपक्ष ने इसे सरकार से सवाल पूछने के अधिकार का हनन करार दिया। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जब सरकार से सवाल ही नहीं पूछ सकते तो फिर किस बात का संसदीय लोकतंत्र। वैसे इस हंगामे के बावजूद सरकार चाहती है कि संसद का सत्र ठीक से चले। संसद सत्र में कोरोना की वजह से कुछ नए प्रोटोकॉल बने हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों का समय और नियम इस बार बदल दिए गए। ऐसे में सरकार का सबसे बड़ा तर्क यही है कि यह विशेष परिस्थिति है, इसलिए प्रश्नकाल हटा दिया। क्योंकि विशेष संसद सत्रों में प्रश्नकाल नहीं भी हुए, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि संसद में सबसे पहला दंगल प्रश्नकाल पर ही होगा और उससे पहले आज का दंगल प्रश्नकाल पर ही है। कोरोना की चुनौती के बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन 14 सितंबर से शुरू हो रहे इस सत्र के पहले ही तलवारें खिंच गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जहां संसद के दोनों सदनों में दिन की शुरुआत 1 घंटे के प्रश्नकाल से होती रही है, उस प्रश्नकाल को इस बार नहीं रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस भी नहीं होगा। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, मैंने 4 महीने पहले कहा था कि बाहुबली नेता महामारी का बहाना लेकर लोकतंत्र और असहमति को कुचलेंगे। देर से हो रहे संसद सत्र में चुपके से घोषणा की गई कि प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर इसे जायज कैसे ठहराया जा सकता है? सरकार से सवाल करना संसदीय लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है। सरकार संसद को नोटिस बोर्ड बना देना चाहती है और अपने बहुमत के जरिए ये कुछ भी पास। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने विपक्षी सांसदों ने सरकार से सवाल करने का अधिकार खोया है। 1950 के बाद पहली बार संसद का कुल कामकाज घंटा उतना ही है, तो क्यों प्रश्नकाल रद्द हो? महामारी का बहाना लेकर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसद भी प्रश्नकाल रद्द होने पर बिफरे हुए हैं, लेकिन सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से ये जरूरी था कि आप सब कुछ करो, हम सारे मदद करना चाहते हैं, लेकिन अब प्रश्नकाल या शून्यकाल से विपक्ष की बात नहीं, विपक्ष सबको, मतलब ये सदन की जो मेंबर्स है सबको ये प्रॉपर्टी है और देश दुनिया की सारे मसला इसमें आ जाते हैं और इसके लिए प्रश्नकाल काफी अहमियत माना जाता है। अगर प्रश्नकाल नहीं है तो संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। कितने सारे सवाल है अभी पूरे देश में, किस लिए हम जनप्रतिनिधि हैं? लोगों के सरोकार के सवाल ना पूछे। 1000 के लगभग जाने प्रतिदिन जा रही हैं। जब 100-125 केस था तो आपने लॉकडाउन अफरा तफरी मचा दी। अब 80,000 के आसपास 1 लाख हम कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे प्रतिदिन केस का। वो सवाल ना पूछे जाए। मेरे ख्याल से सभापति जी ने और अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है। कोई ये नहीं निर्णय कोई सरकार का नहीं है, उन्होंने निर्णय लिया है और लेने के साथ ही इस बात को ये कहा है कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। डेरेक ओब्रायन पुराने सांसद है, इस नाते उनको हमेशा संसद में भी टीएमसी की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इससे पहले संसद सत्र देर से बुलाने को लेकर सवाल उठे थे। बहरहाल इस बार संसद सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल की वजह से तय हुआ है कि लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी, बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठक होगी। इसी तरह राज्यसभा पहले दिन यानी 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी। शनिवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठकें होंगी। संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल प्रतिदिन होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ होंगे सुधांशु त्रिवेदी, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो जेडीयू के नेता हैं, एनडीए की सहयोगी पार्टी है। हमारे साथ आशुतोष हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। और हमारे साथ अभय दुबे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। अभय दुबे, क्या आप इस बात से सहमत हैं? सुधांशु त्रिवेदी जब तक आए, मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्योंकि विशेष परिस्थिति है इसलिए प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाए, ना हो संसद के सत्र में सवाल ना पूछे जा सके। रोहित सरदाना जी वो रोज लेते हैं लोगों की सवालों से तलाशी
कभी उनसे अपने गिरेबा में झांसा नहीं जाता। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं हो सकती। मोदी सरकार जानती है कि उनकी तथाकथित सफेदपोश सरकार सवालों की आंच से झुलसने वाली है। आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और ये आप याद रखिएगा आज के शो को, ये भारतीय प्रजातंत्र को खत्म करने की शुरुआत मोदी सरकार ने आज कर दी है। कितनी शर्मनाक बात है। अगर आप रूल्स ऑफ कंडक्ट बिजनेस को पढ़ेंगे तो 32 से लेकर 40 तक ये डिफाइन किया है। उसमें राइट टू आस्क क्वेश्चन एक प्रोविजन ये भी है। किस प्रकार वो समाप्त कर देना चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीएम केयर फंड के घोटाले पर लोग सवाल पूछेंगे। वो जानते हैं कि सांसद लोग इस बात पर सवाल करेंगे कि चीन भारत की सीमा में कितने अंदर तक घुस आया है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अस्वीकार किया है। वे जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर लोग सवाल पूछेंगे। और आप जानकर हतप्रभ रहेंगे कि यही निर्मला सीतारमण जी के 5 मार्च 2018 के जवाब में सामने आया था कि चीन डोकलाम में नए परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, जिसको सरकार कहती रही कि वहां चीन और भारत की सीमा अपने अपने स्थानों पर चली गई है। तो आजाद भारत के इतिहास में इससे दुर्भाग्यपूर्ण समय और कोई नहीं हो सकता। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी से, देश की संसद से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि प्रश्न पूछने के अधिकार को मत छीनिए। ये प्रजातंत्र का गला घोटने की तरफ बढ़ाया गया बड़ा कदम है। और याद कीजिए अंबेडकर साहब का 18 मई 1949 का वो वक्तव्य, जब उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था क्वेश्चन आवर्स को लेकर, उन्होंने कहा था कि ये आत्मा होगी, ये प्राण वायु होगी प्रजातंत्र की, अगर उसको छीन लेंगे तो ये मृत प्राय हो जाएगी। तो मुझे लगता है संसदीय इतिहास में इससे बुरा वक्त और कोई नहीं आ सकता किसी राज्य। ठीक सर, आपने कहा आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे काला है, तो सर इससे काला 1975 में हो चुका है, उस समय भी यही हुआ था। लेकिन ये कहा गया था विशेष सत्र है, विशेष सत्र में प्रश्नकाल नहीं। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। इतिहास से प्रतिशोध नहीं ले सकते। मैंने कहा प्रतिशोध ले रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं तो कह रहा हूं सवाल पूछने का मौका होना चाहिए। मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते, कम से कम सांसदों को तो दें। लेकिन जब आपने ये कहा कि आजाद भारत के इतिहास में इतना काला नहीं हुआ, तो सर मैंने आपको आपके वाला काला दिखाया केवल। अब सुधांशु त्रिवेदी, आपके ऊपर लगातार आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देते, और अब यह आरोप कि संसद में सांसदों के सवाल का भी सरकार जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए कोरोना की आड़ में प्रश्नकाल हटाया जा रहा है। बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति कोरोना की आड़ की बात यदि विपक्ष के लोग कहते हैं, तो कोरोना की आड़ है विश्व के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। जब से 200-250 साल से जीडीपी की कैलकुलेशन शुरू हुआ है, विश्व के 7 प्रमुख देशों की नेगेटिव ग्रोथ रेट। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है कि लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल में बैठेंगे? ऐसा कभी हुआ है कि आधे दिन राज्यसभा आधे दिन लोकसभा चलेगी? और आप यह कह रहे हैं, इसीलिए सभापतियों ने निर्णय लिया है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने निर्णय लिया है, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय हित के कार्यों की प्रमुखता है। और रही बात प्रश्न पूछने की, पूरी स्वतंत्रता है। मैं पूछना चाहता हूं, पिछला सत्र जब शुरू हुआ तब तो कोई कोरोना काल नहीं था। वो सत्र कौन सा था? बजट सत्र था ना। तो पहले दिन जब आप लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पे आए थे, काली पट्टी बांध के किसके लिए आए थे? आर्थिक विषयों के ऊपर आपत्ति करने के लिए, कि बेरोजगारी के नाम पर, कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के नाम पर? न सीए एनआरसी सांप्रदायिक मुद्दा। जब संसद का बजट सत्र चल रहा था तो सत्र रोककर डिस्कशन किस पे होना चाहिए था? बताइए। आज आप बड़ा छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि फरवरी में राहुल गांधी ने कोरोना की बात कही थी, मार्च में किस बात पे डिस्कशन हुआ कोर्ट में, सॉरी इसमें पार्लियामेंट, किस बात पे? कोरोना पे नहीं, दिल्ली दंगों के ऊपर होना चाहिए। बवाल काट दिया। आखिर में संसद का सत्र रोककर 2 दिन के लिए इस पर बहस करानी पड़ी। तो और आपके माननीय नेता जो प्रतिदिन ट्वीट करते, कितने प्रश्न पूछे उन्होंने आप तक संसद में? बताइए ना, कितने प्रश्न पूछे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अंत में लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय, जनाब ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी आपातकालीन परिस्थिति मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में पहली बार आई, परंतु मनुष्य द्वारा निर्मित इतिहास में ऐसा हो चुका है कि पूरा विपक्ष जेल में था व्यक्तिगत कारण से, और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान की आत्मा कहा था,
पूरे विपक्ष को जेल में रखकर संविधान की आत्मा बदली गई थी, सेक्युलर और सोशलिस्ट सब जोड़ा गया था। इसलिए मेरा मानना है कि किसका क्या आचरण है या भली भांति दिखाई पड़ रहा। लेकिन सुधांशु जी, इस बात से आप इनकार कैसे करेंगे कि कोरोना के दौर में अगर आप तमाम चीजों के लिए विशेष प्रावधान कर रहे हैं तो प्रश्नकाल के लिए इतना विशेष क्यों कर दिया कि उसको खत्म ही कर दिया? थोड़ी व्यवस्था उसके लिए भी कर देते। जब 2 पारियों में आप संसद बैठा रहे हैं तो 1 घंटा प्रश्नकाल का भी निकाल देते कहीं। मान्यवर, आपको पता है ऐसा कभी हुआ है कि संडे को संसद चलेगी? इस समय राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उनको, अच्छा ये बताइए, जब विधेयक आते हैं तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता क्या? बाकायदा टाइम अलॉटेड होता है और पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से अलॉटेड होता है और पार्टी जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। यदि सत्ता पक्ष को 3 घंटे मिलेगा तो विपक्ष को 2.5 घंटे, 2.25 घंटे मिलेगा। जितना बोलना हो बोलिए, जितना सरकार को घेरना हो घेरिए, कौन सी समस्या है भाई? ये तो व्यक्तिगत प्रश्नकाल की बात है, तो सांसद व्यक्तिगत प्रश्न उठा, तो इस समय व्यक्तिगत से बड़ा राष्ट्रगत समस्या है। इसलिए सर्वप्रथम एक संक्षिप्त कालखंड के लिए हो रहा है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, ना सैटरडे ना संडे, आधे दिन के लिए दोनों हाउस बैठते हैं, यानी व्यवहारिक दृष्टि से 7 हमें वर्किंग डे मिल रहे हैं। और उसके बाद भी यदि ये होता है तो मैंने पूछा ना, आज तक कितने प्रश्न पूछे बताइए? ठीक है, राहुल गांधी जी ने संसद में बताइए पिछले 16 सालों में। अभय दुबे बोलिए, उसके बाद आशुतोष और अजय आलोक। बोलिए अभय दुबे। पहले तो मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज सुधांशु जी ने स्वीकारा कि भीषणतम बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई। उन्होंने कहा कि उस पर चर्चा क्यों नहीं कराते। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहां पर क्या क्वेश्चन आवर्स को हटा दिया गया है? अभी मेरे मध्य प्रदेश में सदन प्रारंभ होने वाला है, अभी छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ, किसी राज्य सरकार में समाप्त नहीं हुआ। एकमात्र आपको महामारी का भय सता रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी। ये महामारी का भय नहीं है, ये आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से जो नाकामी है और भीषणतम भ्रष्टाचार है उस पर मात्र पर्दा डालने के लिए ये प्रश्नकाल को समाप्त किया जा रहा है। और ये प्रजातंत्र की समाप्ति का पहला कदम है। मैं फिर कहता हूं, आपसे आग्रह, आप तो खुद सांसद हैं, आप उस प्रश्नकाल के महत्व को नहीं समझते। 250 प्रश्न लिए जाते हैं रोहित सरदाना जी, जिसमें से 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और 230 का उनको लिखित में जवाब देना होता है। आप इसका महत्व तो समझिए। हम कदम दर कदम इस प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं और आपने एक कदम बीते 6 साल में प्रजातंत्री व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ाया है। ये देश जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो क्षमा नहीं करेगा। आपने ऐसा प्रचलन और ऐसी परिपाटी डालने की दृष्टता आज की है। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसको तो गोली कर दिया। उन्होंने आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा। आपके नेता ने कितने सवाल पूछे हैं संसद में? देखिए, मैंने कहा आपको कि रोज 250 प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं प्रतिदिन। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सांसद हैं, ये इमटेरियल है कि कौन नेता क्या पूछता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस प्रश्नकाल से आए हैं, जिसके कारण भारत को एक प्रशस्त मार्ग मिला है। मैंने एक उदाहरण आपको 3 का दिया था। हमको सवालों के आधार पर पता लगता है, जैसे आपने 2018 में ही एक सवाल, अभी 2020 अगस्त में एक सवाल का जवाब दिया था कि टिकटॉक से कोई थ्रेट नहीं है हिंदुस्तान को। तब देश के लोग जान पाए कि आपने सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, आपकी छवि को बचाने के लिए निर्णय लिया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब इस प्रश्नकाल से आते हैं और ये आत्मा है देश की स्वस्थ प्रजातंत्री व्यवस्था की। इस शरीर में से आत्मा को निकालने की धृष्टता मत कीजिए। अभय जी, अब एक बात और स्पष्ट कर देता हूं। अभय जी, प्रश्न पूछने पे कोई रोक नहीं। आप भी इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको पता होना चाहिए कोई भी सांसद लिखित में प्रश्न किसी से भी पूछ सकता है और लिखित में उसका उत्तर देने को संबंधित मंत्रालय बाध्य है और कोई रोक नहीं है कि सांसद वह अपना प्रश्न और उसका उत्तर मीडिया में सार्वजनिक नहीं कर सकता है। पूरी स्वतंत्रता है, जो प्रश्न को पूछिए लिखित में जवाब आएगा और आप चाहे तो उसको मीडिया में जारी कर दीजिए। यहां पर सिर्फ संसद का वह कार्य समय बचाने की बात है, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे व्यवहारिक दृष्टि से 7 ही दिन, मतलब 14 दिन चलेंगे तो 7 दिन का समय मिलने वाला है। इसलिए मैंने यह बात कही। और फिर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पिछला सत्र था ना, बताइए ना आपने अर्थव्यवस्था पे, बजट पे कितने प्रश्न पूछे? हम पूछना चाहते ना। चलिए, आप अपने नेता का नहीं बताना चाहते, पार्टी का बताइए ना। ये तथाकथित बेरोजगारी और ये सब आपने कहा, हमने ये थोड़ी कहा। हमने कहा वैश्विक समस्या है, कोरोना जैसी महामारी कभी नहीं हुई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में। आप बता दीजिए कितनी बार आपने बजट सत्र में बजट का प्रश्न उठाया? बताइए, आप प्रश्न बताइए। प्रश्नकाल में उठाए गए, हम भी वहां बैठे हुए थे। कितने लोग बजट पे प्रश्न उठाते थे? ठीक है, अभय जी के पास जाऊं वापस, उसके पहले आशुतोष और अजय आलोक,
आशुतोष, क्या सरकार प्रश्न पूछने के अधिकार को कुचल देना चाहती है संसद में भी, जैसा विपक्ष कह रहा है, या वाकई एक विशेष परिस्थिति है? पहली बात तो आपका यह सवाल गलत है, और इसलिए सवाल यह गलत है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो है वहां फैसले करने का जो एब्सोल्यूट राइट है वो सिर्फ स्पीकर और सभापति के पास है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को किसी बात पर आपत्ति है तो कांग्रेस पार्टी को स्पीकर महोदय के पास जाके या सभापति महोदय के पास जाके अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि भाई जो काम आप कर रहे हैं ये लोकतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या स्पीकर महोदय अपने स्तर पर फैसला कर रहे हैं या सरकार के परामर्श से सलाह करने के बाद कर रहे हैं, ये मैं जनता के लिए छोड़ देता हूं। अभी मैं थोड़ी देर से मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। अगर सुधांशु जी की बातों से जो मुझे लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस देश की संसद के अंदर सवाल पूछने का अधिकार भी खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि अगर आप कोरोना का बहाना ले रहे हैं तो फिर मेट्रो क्यों शुरू होने वाली है, मार्केट क्यों शुरू होने वाला है, अनलॉक क्यों शुरू होने वाला है, ये सारे ऐसे सवाल हैं। दरअसल दिक्कत आज की तारीख में क्या हो गया है कि अगर आप कुछ भी सवाल पूछो सरकार से, बोले राहुल गांधी ने क्या राहुल गांधी इस देश की संसद है क्या राहुल गांधी सवाल पूछेंगे तो संसद का रेलिवेंस बना रहेगा, और राहुल गांधी अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो संसद का रेलिवेंस खत्म हो जाएगा। अगर बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य अगर राहुल गांधी है तब तो इस देश के लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है। मैं इतनी से बात कह सकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 4 घंटे के लिए आपने कहा उसको 5 घंटे के लिए कर देते, कौन सी दिक्कत थी? प्रश्नकाल में दरअसल ऐसे सवाल पूछे जाते, जैसे सवाल ये पूछा जाता कि क्या चीन की सेना भारत के जमीन पर कब्जा किया या कब्जा नहीं किया है, तो इसका जवाब स्पष्ट तौर पर देना पड़ता है इनको, और अगर देना पड़ता तो इनकी दिक्कत हो जाती। तो इस तरीके के कई सारे सवाल हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी को बजाय मोदी सरकार को घेरने के स्पीकर के पास जाना चाहिए, मजबूती के साथ अपनी बात रखना चाहिए और यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर संसद के अंदर प्रश्नकाल नहीं चल रहा है तो फिर संसद काल और संसद सत्र चलने का भी कोई मतलब नहीं है। आज एक बड़े अखबार में इसके संदर्भ में जो खबर छपी आशुतोष जी, उसमें गुलाम नबी आजाद का कोट है और उनके कोट से ऐसा लगता है कि उन्हें इस बाबत पूरी जानकारी थी। जो संसद के सत्र को चलाने की प्रक्रिया बन रही थी, जो तैयारी की जा रही थी, जो व्यवस्थाएं दी जानी थी, उनको पूरी जानकारी थी। क्या अजय आलोक कांग्रेस पार्टी ने सही प्लेटफॉर्म पर, सही समय पर, सही जगह, सही तरीके से विरोध नहीं किया और अब वो उसका लाभ लेना चाहते हैं? अजय आलोक बोलिए अपनी बात, फिर सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए रोहित जी, कांग्रेस पार्टी को आदत हो गई है सेल्फ गोल करने की। आशुतोष जी ने बिल्कुल सही कहा कि एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन स्पीकर का और डिप्टी चेयरमैन का होता है कि इसमें क्या करना है। बिल्कुल सही है, संवैधानिक है, तर्कसंगत है। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि गुलाम नबी साहब का बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बयान आ चुका है कि आज से नहीं, पिछले 10 दिन से नहीं, 2 महीने से लोकसभा के स्पीकर भी और राज्यसभा के चेयरमैन भी उनके संपर्क में थे और किन मुश्किल परिस्थितियों में इस संसद का संचालन स्पीकर को करना पड़ेगा, किन प्रेशर के तहत, यह बयान आया है गुलाम नबी आजाद साहब का। तो कांग्रेस पार्टी को तो अपने नेताओं के बयान का पता नहीं है, पता नहीं कौन सी लीक में अभय दुबे बोल रहे थे। दूसरी बात, बहुत सही कहा अभय दुबे ने कि अपने गिरहबां में झांकते नहीं है। 1949 में बाबा साहब अम्बेडकर का भी एग्जाम्पल दिया, लेकिन 49 के एग्जाम्पल को आज 2020 में ला रहे हैं। तो 61 में ये एग्जाम्पल कहां गया था, 71 में कहां गया था, 75 में कहां गया था, 76 में कहां गया था, जब सही में सवाल पूछने की जरूरत थी इमरजेंसी के मुद्दे पर, राष्ट्रपति शासन लगाने के मुद्दे पर। उस समय सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बिहार के बारे में जब यही सवाल पूछा गया था राष्ट्रपति शासन लगाने में, तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार कटघरे के घेरे में आ गई थी, प्रस्ताव गिर चुका था, इसलिए राष्ट्रपति शासन पर सवाल पूछने वक्त जवाब नहीं था। आज सवाल इसलिए हटाया गया है प्रश्नकाल, क्योंकि यह समय नहीं है प्रश्नकाल का। इसका और एग्जाम्पल देता हूं, मान गया मैं आपकी बात अभय जी और आशुतोष जी के हिसाब से भी, प्रश्नकाल विपक्ष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सरकार को घेरने का मौका मिलता है। क्यों ना करें, विपक्ष का काम क्या है। लेकिन प्रश्नकाल भी व्यक्तिगत होते हैं और राष्ट्रहित में इसे छोड़ना चाहिए। इसका लाजवाब उदाहरण सुषमा जी ने प्रेजेंट किया था 2011 में, जब उन्होंने अपनी तरफ से यह प्रस्ताव दिया था राज्यसभा लोकसभा दोनों में कि प्रश्नकाल को स्थगित किया जाए और देश में व्यापक भ्रष्टाचार पे हम लोग इस पर चर्चा करें। उस वक्त इनके राज्यसभा और लोकसभा के चेयरमैन ने यह बात नहीं मानी, पीजे कुरियन साहब का बयान था। तो अपने हर बातों को आप भूल जाइए और कन्वीनियंटली मैटर को, गोल पोस्ट को शिफ्ट करते रहिए, तो ये इससे घटिया राजनीति क्या होगी। आज कोरोना काल एक अभूतपूर्व परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आप लोकसभा का संचालन, राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले गुलाम नबी आजाद साहब को समझा लेते, उसके बाद अभय जी आगे कहते हैं। जी अभूतपूर्व है का गला घोटना इसको नहीं करते, अभूतपूर्व स्थिति है सर। अगर अभूतपूर्व स्थिति है तो जूम पे बुला लेते फिर संसद का सत्र भी,
जैसे सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं या कोई और व्यवस्था कर लेते हैं उसके लिए। अभूतपूर्व स्थिति है कि आड़ में अगर चीजों को बदला जाएगा तो लोग सवाल तो उठाएंगे ना। आशुतोष जी ने कहा 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेते, 2 घंटा एक्स्ट्रा कर लेते, और जगह आप 2 दिन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वीकेंड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है, आधा आधा सत्र इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफ सेशन लोकसभा की हो रही है, हाफ सेशन राज्यसभा की हो रही है। मैं आपको इसलिए बताता हूं, हाल में अभी ये कह रहे थे भैया भेजे कि किसी भी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ, बिहार विधानसभा में हुआ। अभी हमने 4 अगस्त को सेशन बुलाया था, 1 दिन का सेशन था, प्रश्नकाल नहीं था, 0 आवर तक नहीं था, क्योंकि मामले की नजाकत ऐसी है। आपको ये काम भी करना है क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद है, लोकतंत्र की मर्यादा है, ये काम आपको करना है। हर काम आप जूम पे नहीं कर सकते हैं, और अगर ये काम हो रहा है तो उसमें एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की तरह सहयोग करने की जगह आपके नेता के सहयोग करने के बावजूद आप उसमें प्रवक्ता लोग आके उसमें मियां मिर्ची लगाने लगेंगे, तब तो भगवान मालिक ऐसी पार्टी का जिस पार्टी में खुद विरोधाभास हो, उससे आपको क्या लगता है कि देश की जनता कुछ उम्मीद करेगी? नहीं, लेकिन ओवैसी ये कह रहे हैं प्रश्नकाल हटाने का फैसला केंद्र ने अकेले कैसे कर लिया। और अभय जी, गुलाम नबी आजाद के बयान से ये बात साफ पता लगती है कि उन्हें सब कुछ पता था। आधे विपक्ष को पता था, आधे को नहीं पता था, क्या ऐसा है? या फिर आप लोगों को पता था, आप लोग वहां हां करते रहे और यहाँ टीवी पे बैठ के नाना का खेल खेल रहे? देखिए, अप्रामाणिक बात है कि वहां अप्रामाणिक बात है। मैं पहले अजय आलोक जी आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। अप्रामाणिक क्या है सर? सत्र रेगुलर नहीं, अप्रामाणिक क्या है? रेगुलर से अप्रामाणिक क्या बात था? देखिए रोहित सरदाना जी, जब नोटिफिकेशन होता है तभी वो सार्वजनिक होती है बात, और तभी अधिकृत रूप से वक्तव्य जारी किया जाता है। 15 दिन का समय नियत है उसमें। आप अगर कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल देखेंगे तो उसमें ये निर्धारित है कि 15 दिन पहले आपको सबमिट करने होंगे प्रश्न। एक बात, अजय आलोक जी जो कह रहे थे वो विशेष सत्र है, विशेष 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र आहूत करें तो स्वाभाविक है प्रश्नकाल उसमें नहीं होगा। और जो सुषमा स्वराज जी का ये उदाहरण दे रहे हैं वो ध्यानाकर्षण और स्थगन है। तो ये स्पीकर का निर्णय होता है, प्रक्रिया है, और ये स्पीकर का निर्णय होता है। तो आज भी स्पीकर का ही निर्णय है, तो सम्मान कीजिए स्पीकर के निर्णय का। पता नहीं है, सुन लीजिए, विशेष सत्र में हम मानते हैं स्पीकर के निर्णय का सम्मान कीजिए ना। विशेष विषय पर चर्चा करने मुझे सब पता है, देश को भी पता है। करिए, आपकी दोहरी नीति और आपके दोहरे रंग का चेहरा सामने लाना था बस। आज हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये निर्णय राजनीति से प्रेरित निर्णय है शुद्ध रूप से। स्पीकर का निर्णय सर्वोपरि होता है, उसका सम्मान कीजिए। मोदी सरकार मनमानी बात में विश्वास करती है। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। रोहित सरदाना जी जैसे मूर्धन्य पत्रकार हैं, पूछिए इनसे कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हो और एक प्रश्न उनसे किया हो। तो ये जो उनका व्यवहार है वो परिलक्षित करना चाहते हैं सदन में, और सदन की आत्मा को सदन में से निकाल देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। परिस्थिति है। अजय आलोक जी, राजनीतिक दल कोई भी हो, कम से कम रक्षार्थ व्यक्तिगत प्रश्न को अगर आप सदन की आत्मा बताते हैं तो ये सदन का अपमान है। सरकार के अंदर खेत हो, व्यक्तिगत प्रश्न कभी सदन की आत्मा नहीं हो सकती है। गलत बात आप कर रहे हैं। उनकी संगत में रहकर गलत बात कर रहे हैं जी। आपकी व्यक्तिगत प्रश्न कभी सदन की आत्मा नहीं बन सकती है, मगर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन तक लेकर आए। व्यक्तिगत प्रश्न सिर्फ कांग्रेस की आत्मा बन सकती है, बाकी दलों की नहीं। व्यक्तिगत प्रश्न सिर्फ कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियों की आत्मा हो सकती है, सदन की आत्मा नहीं बन सकती। इसको नकार नहीं सकती। आप अगर अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ेंगे तो उन्होंने विश्व की सारी सदनों का उदाहरण देकर कहा था कि क्वेश्चन आवर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जानने के अधिकार का महत्व क्या है। अम्बेडकर जी की आत्मा को तो आपने जीते जी मार दिया। अभी सुधांशु जी ने बताया ना आपको। अजय आलोक जी, इससे अम्बेडकर जी का तो वध आपने 1975 में ही कर दिया था। सुधांशु जी ने बताया कि नहीं? इस पे तो कुछ जवाब नहीं देते। मैं एक चीज के लिए रोक रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ एक चीज बताते हुए। अभय जी, आप लगातार बोल रहे हैं, मैं सुन भी रहा था। तार्किक बात नहीं आज की जहां अखबार में कोट्स छपे हैं आपके नेताओं के, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में जो आपके नेता हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी ओम बिरला साहब को, स्पीकर को, कि क्वेश्चन आवर और 0 आवर के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक, लेकिन जबकि उनके सहयोगी और राज्यसभा के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सत्र असाधारण परिस्थितियों में बुलाया जा रहा है और सामान्य दिनों जैसा बिजनेस हो पाना आधे दिन में यह असंभव है। और मैं जानता हूं कि कितना प्रेशर इस समय चेयरमैन और स्पीकर पर है। उनको सभी सदस्यों की सुरक्षा का भी, सेहत का भी ध्यान रखना है। 2 महीने से चेयरमैन और स्पीकर इस पर काम कर रहे हैं और मुझसे बात भी कर रहे हैं।
क्यों नहीं बोले वहां पर आप लोग? या गुलाम नबी आजाद सहमत है, अधीर रंजन सहमत नहीं है? यहां पर भी आप लोग दो मुंह वाली बात कर रहे हैं, एक तरफ कुछ और बोलेंगे, दूसरी तरफ कुछ और। बिल्कुल कतई नहीं। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा, अधीर रंजन चौधरी साहब ने क्या कहा, लेकिन प्रजातंत्र सर मैंने पढ़ के सुनाया, अब इसको तो अप्रामाणिक मत कहिए, सब अखबारों में छपा है आज के। मैंने क्या कहा आपसे कि जब नोटिफिकेशन होता है, अगर उसमें ये ज्ञात होता है कि उतना भी समय नहीं है, तो ये स्पष्ट हो गया कि सरकार का इरादा नहीं था, सरकार जानकारियां छुपाना चाहती थी, सरकार नहीं चाहती थी कि देश उनसे सवाल करे कि वो कैसे पीएम केयर्स फंड में घोटाला हो रहा है, कैसे सीमा की संप्रभुता सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया है, और प्रधानमंत्री जी चाइना के पक्ष में उनके प्रवक्ता बनकर खड़े हो गए हैं। ये सच्चाई सामने नहीं आ जाए आज। सर क्या गुलाम नबी आजाद इस बारे में सवाल नहीं पूछना चाहते थे जो उन्होंने सरकार से हामी भर दी? सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं, अपनी बात रखिए, उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आऊंगा। बोले सुधांशु। देखिए, एक तो बात में बिल्कुल तकनीकी है, जैसे आशुतोष जी और अन्य कह रहे थे 1 घंटा रख देते, 1 घंटे में कितने प्रश्न हो सकते थे? 6 या 7 ज्यादा से ज्यादा। तो प्रश्न पूछना हो 5-7 मिनट का, उसका उत्तर भी तो होता, तो कम से कम 8 प्रश्न हो जाते। 542 सांसदों में 8 प्रश्न होने पे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जबकि आप जो चाहे वो पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लिखित में, मैं फिर कह रहा हूं, जो प्रश्न आप लिखित में देंगे, सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न पर संबंधित मंत्रालय बाध्य है उसको उत्तर देने पर। आपने स्वयं कहा कि साहब 30 प्रश्न मैक्सिमम चुने जाते थे, तो 542 में 30 चुने जाते थे, 510 को तो तब भी मौका नहीं मिलता था। और आप व्यक्तिगत प्रश्न के ऊपर जब इतना विषय बना रहे हैं, तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, प्रश्न पूछने की जहां तक बात है, अधीर रंजन चौधरी प्रश्न तो पूछे थे चाइना में, डपट के बैठा दिया था ना। लोकतंत्र की बात ये लोग कर रहे हैं, जहां किसी पार्टी के अंदर कुछ प्रश्न पूछ लिए तो बड़े बड़े मूर्धन्य नेताओं को, जो इतने वरिष्ठ रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या प्रश्न लगा दिए गए। और आशुतोष जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं, परंतु प्रश्न पूछने के कारण ही इनको पार्टी छोड़नी पड़ गई। ये जिस पार्टी में थे उसमें लाइन लगा के प्रश्न पूछने के कारण। तो अब ये लोग जब आकर कहते हैं साहब लोकतंत्र की बात, प्रश्न पूछना क्या, 6 या 7 लोगों को प्रश्न पूछने को मिले पौने 800 सांसदों में से, जी। और लिखित में सबको अभी भी अधिकार है, मैं पुनः कह रहा हूं, ठीक है, मगर नहीं साहब, वो मुझे वहां खड़े होके, और व्यक्तिगत है कि राष्ट्र के हित में, जैसा अजय आलोक जी ने कहा, कौन तय करेगा? ठीक है, आपको ये पूछने लगे फला इमारत के बनने पे कितना खर्च हुआ। एक चीज बता देता हूं, आज के समय में क्या प्रासंगिक नहीं, जिस चीज पे झगड़ा हो रहा है, मैं आपको एक डेटा दे देता हूं, बस एक डेटा दे देता हूं। बीजेपी के 284 सांसद 16वीं लोकसभा में, उन्होंने 227 सवाल पूछे। कांग्रेस के 50 सांसद, उन्होंने 275 सवाल पूछे। सीपीएम के मात्र 9 सांसद, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा 378 सवाल पूछे। बीजेडी के 20 सांसद, उन्होंने 216 सवाल पूछे, और टीएमसी के 37 सांसद, उन्होंने 65 सवाल पूछे। और टीएमसी इसी समय लगातार सवाल उठा भी रही है कि क्यों आप हमारी आजादी का हनन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बार बार कही जा रही है वो ये कि भाई ये विशेष परिस्थिति का सत्र है, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में क्या क्या हो रहा है। वैसे ये पहला मौका होगा जब नियमित संसद सत्र में हमेशा प्रश्नकाल हुआ करता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। प्रश्नकाल के लिए 15 दिन पहले प्रश्न बताना पड़ता है, जिसका सवाल अभी अभी अभय दुबे उठा रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो भला कोई सांसद सवाल कैसे बताता। विशेष सत्र की स्थिति में प्रश्नकाल रद्द हुए हैं, जिनका जिक्र अभी हमारे मेहमान कर भी रहे थे। अजय आलोक ने खास तौर पर कुछ जिक्र किया। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा चलेगी कैसे? पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोकसभा बैठेगी, यानी कि पहला हाफ, और बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा बैठेगी, यानी कि सेकेंड हाफ में लोकसभा बैठेगी, कार्रवाई चलेगी। राज्यसभा पहले दिन शाम की पाली में चलेगी 3 बजे से 7 बजे तक, और उसके बाद बाकी के दिन राज्यसभा का समय जो है वो तय कर दिया गया है सुबह की पाली में। वो सुबह संसद के सदन की कार्रवाई 9 बजे से 1 बजे तक बाकी के दिनों में चलेगी। शनिवार और रविवार को अब संसद सत्र में छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि बाकी दिन आधे आधे समय दोनों सत्र काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उसको अकोमोडेट करने के लिए वीकेंड पर भी काम होगा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठक इस बार संसद के सत्र में होंगी। तो यह विशेष परिस्थिति है जिसमें इस बार संसद का सत्र हो रहा है। आशुतोष जी, अब आप बोलिए कि गुलाम नबी आजाद अगर ये कहते हैं कि मैं संपर्क में था
और उन्हें यह बात पता थी और अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि साहब ये करना ठीक नहीं है, तो ये किसकी कमी है? विपक्ष की कमी है, कांग्रेस पार्टी की कमी है या सरकार की कमी है? देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो संसद होता है, विधानसभा होता है, उसका कार्यकाल तय कैसे होता है। उसके लिए स्पीकर की मदद के लिए, परामर्श करने के लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। जो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके जो स्पीकर महोदय होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनके अलावा उसमें 14 और सदस्य होते हैं। इसके अलावा 5 स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, और ये जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, इसमें जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके अलावा 2 और लोग होते हैं। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि अमूमन 20 लोग होते हैं। ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें चौथे नंबर पर अधीर रंजन चौधरी का नाम है। इसका मतलब यह है कि जब इस संसद सत्र के बारे में, संसद कैसे चलेगा, इसकी कार्यप्रणाली कैसे होगी, इसका बिजनेस कैसे चलेगा, इस बारे में जब बातचीत हुई होगी तो निश्चित तौर पर उसमें अधीर रंजन चौधरी इस बैठक में रहे होंगे। अगर उस बैठक में रहे होंगे तो बुलाया गया होगा तो निश्चित तौर पर उसमें रहे होंगे। अगर रहे होंगे तो उन्होंने इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या स्टैंड लिया, यह स्पष्ट होना चाहिए। क्या उन्होंने प्रश्नकाल हटाए जाने का विरोध किया या विरोध नहीं किया? अगर विरोध नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी अगर बाहर आकर अगर आलोचना करती तो गलत बात है। अगर विरोध किया है तो अधीर रंजन चौधरी को वो चिट्ठी जनता के सामने रखनी चाहिए। ये बात स्पष्ट है कि प्रश्नकाल होना चाहिए, ये मैं ये बुनियादी तौर पर मानता हूं, क्योंकि प्रश्नकाल जो है वो संसद के सत्र का और संसद की जो बिजनेस का की आत्मा होती है। वहां पे कोई भी सदस्य सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मीटिंग में अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, और जब ये फैसला हो रहा था तब उन्होंने इसका विरोध किया था, विरोध नहीं किया था। और अगर उस वक्त फैसला नहीं हुआ, बाद में फैसला हुआ है, तो फिर यह सवाल स्पीकर महोदय से पूछा जाना चाहिए, उन्होंने यह काम क्यों किया। क्योंकि संसद के अंदर स्पीकर सार्वभौम होता है, वहां पे देश के प्रधानमंत्री भी चाहे तो वो संसद की जो कार्य है उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। हालांकि ये सैद्धांतिक बात। ओके, अब अबेदू पे जवाब दीजिए, फिर एजालोक आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अबेदू पे, जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय जरूरी नहीं है कि वो स्पीकर हूबहू स्वीकार रहे। स्पीकर अपने विवेक से भी उस पर निर्णय लेते हैं। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रोहित सरदाना जी आपने बताया कि 18 सीटिंग्स होगी, तो सिर्फ एक दिन बढ़ाने की आवश्यकता थी। अगर एक दिन और ऐड कर लेते तो प्रत्येक 1 घंटा आप ऐड किया जा सकता था प्रश्नकाल का। हमारा साफ आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि इरादा ठीक नहीं है सरकार का, वो जानकारियां छुपाना चाहती है, वो अपनी अकर्मण्यता पर, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये प्रश्नकाल को उन्होंने स्थगित किया है या नहीं करने का फैसला किया है। जहां तक हमारे नेताओं का प्रश्न है तो वो अधिकृत रूप से भी हम अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। ठीक है, सुधांशु, अजय आलोक पहले बोले, फिर सुधांशु जी के पास आ रहा हूं। बोलिए अजय आलोक। नहीं, मेरा बिल्कुल ये स्पष्ट मानना है कि स्पीकर को सारे पावर निहित हैं कि सदन को कैसे संचालित करना है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितने दल हैं, स्पीकर सारे दलों से जिसके मेंबर हाउस में हैं उसे कंसल्ट करके ही अपना निर्णय लेते हैं। और अगर अधीर रंजन चौधरी ने विरोध दर्ज नहीं किया हो या विरोध दर्ज किया हो, इस पे स्पीकर के निर्णय पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने चिट्ठी भी लिखा है। सवाल इस बात का है कि अधीर रंजन चौधरी जी विरोध दर्ज करते हैं, गुलाम नबी आजाद जी सपोर्ट दर्ज करते हैं कि मैं साथ में हूं। यह विरोधाभास की मैं बात कर रहा था। यह विरोधाभास अगर दल के 2 सदनों में 2 नेताओं के बीच में यह विरोधाभास हो और तब वो दल के प्रवक्ता आके यहाँ पे ये कहते हैं कि सरकार विश्वासघात कर रही है, तो आप ये बताइए रोहित जी, देश इनका क्या मान है? इनके दल में विरोधाभास है, किसी चीज में ये एक मत में है नहीं। ये राष्ट्र हित सोचते नहीं है, व्यक्तिगत हित सोचते हैं। समस्या ये है, ये तो साबित हो रहा है ना, ये साबित हो रहा है। आप खुद कह रहे हैं स्पीकर का फैसला सर्वमान्य है, फिर आप सरकार को भी इल्जाम दे रहे हैं कि सरकार के कहने पे ये हो रहा है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? सरकार के प्रभाव में एक सेकंड रुकिए जरा, अभय जी थोड़ा सा रुकिए। अभय जी आपको सुनते रहे, थोड़ा सा या तो गुलाम नबी आजाद ठीक या अधीर रंजन चौधरी ठीक, अजय आलोक या सरकार ठीक या स्पीकर ठीक। अजय आलोक जी, अभी सुधांशु से जवाब लेते हैं, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस समय। मैं अपने दर्शकों को बता दें कि चीन से जुड़े 118 और मोबाइल ऐप सरकार ने बैन कर दिए हैं और इनमें सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय का यह फैसला है। अब से कुछ मिनट पहले यह बड़ी खबर सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के मद्देनजर यह बैन लगाया गया है। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया गया। आपको बता दें कि पॉपुलर मोबाइल गेम ऐप है पबजी, जिस पर अब सरकार ने
बैन लगा दिया है। पिछली बार जब चीन के साथ तनाव की स्थिति पैदा हुई थी तब भी कुछ मोबाइल ऐप बैन किए गए थे, जिसमें टिकटॉक सबसे बड़ा शिकार माना गया था उस बैन का। और अब पबजी को भी बैन कर दिया गया। लंबे समय से इस पर भी बैन लगाए जाने की मांग की जा रही थी। वापस अपनी चर्चा पर लौटते हुए सुधांशु त्रिवेदी क्या कहना चाहते हैं? आप उंगली उठा रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ विषय सामने आ रहा है इसके तो दो पक्ष है, एक तकनीकी पक्ष है और एक राजनीतिक। तकनीकी पक्ष में जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा, यदि उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी तो तथ्यात्मक होगी ना, बयानबाजी नहीं होगी जैसे मीडिया में होगी। आप तथ्य सामने रख देते अधीर रंजन चौधरी, मैंने ये रीजंस क्या करते कहा। अब जहां तक राजनीतिक पक्ष की बात है तो कांग्रेस पार्टी तो सदैव अंतर विरोधों से ग्रस्त रही है। जीएसटी का मामला हो तो इनके मंत्रियों ने, राज्यों के मंत्रियों ने जो अंतर लिखित में मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन किए, बाहर बयान उसके एकदम उलट। याद करिए उस जमाने में भूमि अधिग्रहण बिल पे इनके रेवेन्यू मिनिस्टर के जो लिखित में साइन है और बाहर उसके बयान एकदम उलट है। कोई भी मुद्दा हो, याद करिए अभी राम जन्मभूमि का मुद्दा था तो एक तरफ राजीव गांधी जी ने बनवाया था, एक तरफ इनके वकील बाबरी के वकील थे। सरकार के प्रभाव की बात इनको क्यों नजर आ रही है? जो छाती ठोक के अभी कह रहे थे राम मंदिर के मुद्दे पे कि सरकार ने कोर्ट से निर्णय कराया था, उनकी नजरें ऐसी होंगी, उनको हर चीज सरकार का प्रभाव नजर आ रही होगी। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जैसे कमेटियां बनती है उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, सबको अपनी बात कहने का पूर्ण हक होता है, परंतु इनको, जिसको न्यायालय भी सरकार के प्रभाव का नजर आता हो, उसको हर चीज सरकार के प्रभाव में नजर आ रही है। इसमें कौन सी समस्या की बात है? तो ये इनकी दृष्टि का दोष है। मैं पुनः बात कर रहा हूं, प्रश्न पूछने पर कोई आपत्ति नहीं है, केवल और केवल इस समय की जो परिस्थिति। चलिए, आपने 4 घंटे कहा था, 4 घंटे में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? मैक्सिमम 25-30, तो 750 में 25-30 उससे आपको संतुष्टि है? जबकि मैं कह रहा हूं हर एक सांसद जो चाहे लिख के पूछ सकता है। सुधांशु जी, समस्या नहीं, सांसद प्रश्न तो चिट्ठी लिख के, एक सेकंड सुधांशु जी, लिख के तो प्रश्न उस समय भी पूछ सकता है सांसद जब कोई संसद का सत्र ना चल रहा। जब वो बाहर हो तब भी चिट्ठी लिख के पूछ सकता है कि भाई हमें इसका जवाब चाहिए मंत्रालय से, और मंत्रालय को देना पड़ता है जवाब। लेकिन जब संसद का सत्र बैठता है तो सर क्या केवल बिल पास करने के लिए बैठता है? हाँ, अब आपने जो बात, अच्छी बात कही, जब बिल पास होता है तो क्या बहस नहीं होती है क्या? दोनों तरफ के लोगों को मौका नहीं मिलता है क्या? और उस उत्तर के समय में प्रश्न ही पूछे जाते हैं क्या? सारा अवसर तो मिलता है। इसका अर्थ साफ हो गया कि आप उत्तर तथ्यात्मक पाना चाहे लिखित में भी, लिखित में उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने तो कहा ना, आप चाहे उस लिखित उत्तर को मीडिया में भी जारी कर सकते हैं। आपको सिर्फ वहां पर इस समय की विशेष परिस्थिति में सुगम संचालन की बजाय आपका जो भी राजनीतिक मंतव्य हो, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा नजर आ रहा है, बजाय इस अत्यंत आपातकालीन अपरिहार्य परिस्थिति में राष्ट्रहित के विषयों के ऊपर बिल पास करवाने में। उसमें जो बोलना हो आप बोलिए, पूर्ण स्वतंत्रता रहती है और लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरा देश देखता है उसको कि किसने क्या बोला। अभय दुबे बोलिए, फिर आशुतोष जी आपके पास, बोलिए अभय दुबे। देखिए सुधांशु जी, आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं, मगर शायद उतना संसदीय अनुभव नहीं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि लिखित प्रश्न कर सकते हैं। ये वही तो प्रावधान था। आपको जो 15 दिन पहले ही लिखकर देना होते हैं प्रश्न, और 20 प्रश्नों को चिन्हित किया जाता है जिसका उस 1 घंटे में जवाब देते हैं मौखिक रूप से, और अनस्टार्टेड के लिखित में जवाब दिए जाते हैं। इससे कोई अलग प्रक्रिया नहीं थी। मैं तो इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से देखता हूं कि आप अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए प्रतिपक्ष की आलोचना करते हैं कि प्रतिपक्ष ने पहले ऐसा किया था, अरे प्रतिपक्ष ने ये सब किया था, तो आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लें देश से। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपको भी दृढ़ता से इसका समर्थन करना चाहिए। एक सांसद होने के नाते, कम से कम एक अच्छे सांसद होने के नाते, आपको ये दृढ़ता से बोलना चाहिए देश के सामने, ये अधिकार है, इस अधिकार को समाप्त मत कीजिए। कितने दिनों तक आप पर्दा डालेंगे? और मुझे लगता है कि अगर ये परंपरा आपने बरकरार रही तो आज रोहित सरदाना जी लिख लीजिए, आगे के सत्रों में इनका व्यवहार यही होगा जो आज ये लोग कर रहे हैं। आशुतोष, आपको लगता है आगे कभी संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा? क्योंकि कोरोना में नहीं हुआ तो आगे के लिए भी खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को तो लगता है अगर मोदी दोबारा जीत गए तो फिर कभी चुनाव भी नहीं होगा देश में। कई नेता ऐसी बातें कह चुके हैं। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी भी, मुझे इस देश के लोकतंत्र पर पूरा यकीन है, इस देश के संविधान में यकीन है, और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी को संविधान में यकीन नहीं है। तो मैं ये नहीं मान सकता कि मोदी जी के आने के बाद अगर दोबारा तिबारा चौबारा आते तो देश के अंदर चुनाव नहीं होगा। मैं मानता हूं कि चुनाव होगा। जहां तक प्रश्नकाल का सवाल है, अगर ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है तो चलो इसको मान लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर ये परंपरा बन जाती है तो बहुत बहुत दुखद है। हालांकि मेरा अभी भी यह मानना यह है कि प्रश्नकाल को अगर सरकार या स्पीकर महोदय अगर रखते तो इसमें कोई कुछ भी हानि होने वाली नहीं
थी। 4 घंटे की जगह आप 5 घंटे कर सकते थे, 20 सवाल की जगह आप 10 सवाल कर सकते थे, और 1 घंटे की जगह आप आधे घंटे भी कर सकते थे। सुधांशु जी थोड़ा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी-कभी वो दिक्कत करने लगते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ तो प्रश्नकाल खुला है, आप कहिए यहाँ पर खुल के। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि काश अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी अगर संसद के अंदर होते तो भी क्या प्रश्नकाल नहीं होता। ये अपने आप में बड़ा आशुतोष जी, जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनको कौन सा आपने बख्श दिया था? तब आप कहते थे कि नहीं ये खराब है। अब मोदी आ गए तो वो अच्छे लगने लगे। मोदी के बाद कोई और आएगा तो शायद आप कहने लगेंगे नहीं मोदी बड़े अच्छे थे। ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, मैंने तो ना तो सोनिया गांधी को बख्शा है, ना मनमोहन सिंह को बख्शा है, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी को बख्शा है। इसका फैसला तो हम जनता पे छोड़ देते हैं सर। इसका फैसला हम जनता पे छोड़ देते हैं सर, आपने किसको बख्शा और किसको नहीं बख्शा, इसका फैसला जनता पे छोड़ देते हैं। खैर ये बहस का मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि संसदीय परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, और संसदीय परंपरा के अंतर्गत जो सवाल पूछना, जो प्रश्नकाल है, ये बहुत जरूरी है, इसका होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। फिर मैं बोलता हूँ, संसदीय परंपरा व्यवस्था की बात कही, अभय जी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि सिर्फ तारांकित प्रश्नों को ओरल जवाब देना होता है, सदन में खड़े होकर मंत्री को अतारांकित प्रश्नों का लिखित में जवाब जाता है। तो बहुत साफ हो गया ना कि केवल आप उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। और रही बात, इस समय आपका अधिकार है, बताइए, इस समय खुले में घूमने का अधिकार है, बगैर मुंह पे मास्क रख के बैठने का अधिकार है, किसी व्यक्ति के बगल में बैठने का अधिकार है, सामूहिक भोज करने का अधिकार है, सिनेमा में जाने का अधिकार है, संसद में आप देखने आने का अधिकार है, रैली करने का अधिकार है। बताइए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब इस प्रकार की बात करते हैं तो हमारे मित्र आशुतोष जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही, परंतु जो लोग अब इतने सारे अधिकार, आज श्रृंखला गिनाई जा सकती है कि जो सब मूलभूत अधिकार है वो नहीं है। आज आप पे कोई अस्पृश्यता का आरोप, वरना कोई कहता हमको छूने नहीं दे रहे, मेरे ऊपर छुआछूत का एक्ट लगा दो, आज नहीं लगा सकते ना। तो इस ऐसी परिस्थितियों के बाद यदि कोई व्यक्ति यह बात कहे जो सामान्य परिस्थितियों में होनी चाहिए, जबकि पुनः मैं कह रहा हूं रिटर्न में सारे उत्तर मिलेंगे, आपने खुद कहा अतारांकित के रिटर्न में ही मिलते हैं, तो फिर मैं मानता हूं कि यह कांग्रेस की नैसर्गिक परंपरा जो हर मुद्दे के ऊपर कोई ना कोई बवाल हो, लेकिन उसके अनुसार ही दिखाई पड़ रही है। इतना मौका तो दे देते ना विपक्ष को कि संसद में खड़े होके वो सामने प्रधानमंत्री से या रक्षा मंत्री से या गृह मंत्री से ये पूछ सकते कि 2 लाइन में बता दीजिए चीन हमारे देश के अंदर घुस आया है या नहीं घुसा है, और अगर घुसा है तो कहां तक घुसा है। इतना तो पूछने का अधिकार दे देते कि देश की जीडीपी जो माइनस में चली गई है 23.9 तक, जिस पर आप खुद मुहर लगा रहे हैं, उसको वापस उठाने के लिए आपने कितने साल की योजना बनाई और उसके क्या क्या चरण है, ये चीजें पूछने का एक मौका तो दे देते संसद को। हाँ जनाब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज की परिस्थिति में सेना कहां तक आई है, इस बारे में सेना जवाब दे चुकी है कि ना कोई अतिक्रमण हुआ, ना कोई पोस्ट है। हाँ, अगर इनको हमारी सरकार और सेना के ऊपर भरोसा नहीं है तो चीन की सरकार कह चुकी है कि हम उसके एरिया में घुस गए हैं, पहली बार 71 साल। चलो उसमें भी नहीं। और रही बात जीडीपी की, तो मैंने तो आपसे कहा ना, दुनिया के सारे देशों की जीडीपी नीचे, G7 टॉप मोस्ट 7 इकोनॉमी, सबकी जीडीपी नीचे है। तो आज की डेट में कोई तथ्यात्मक उत्तर देने की स्थिति में नहीं है कि यह समस्या का कब समाधान होगा। WHO ने कहा है कि यदि वैक्सीन नहीं निकली 2 साल तक यह स्थिति रह सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मैं वैक्सीन की डेट नहीं पूछ रहा था, वैक्सीन कब देंगे, मैं तो अर्थव्यवस्था का वैक्सीन पूछ रहा था आपसे, कोरोना का नहीं पूछ रहा हूं। मैं अर्थव्यवस्था की तो बात कह रहा हूं ना, ये सारी अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से ना, मैंने कहा सारे विश्व के 7 सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्थाएं सब निगेटिव। मतलब देश की सरकार ये मानती है कि उसके पास फिलहाल कोई इलाज नहीं है अर्थव्यवस्था का, जब तक कोरोना का इलाज नहीं मिल जाता दुनिया को। देखिए, जब तक इस परिस्थिति के अंदर से कोई समाधान नहीं निकलता, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या इनमें कोई वैज्ञानिक है, कोई अर्थशास्त्री है जो बता दे कि परिस्थिति क्या टर्न होगा अगले 3 महीने के बाद, तो निर्णय हो सकता है। विश्व में जब से 200-250 सालों से जीडीपी का डॉक्यूमेंटेशन है, तब से कभी ऐसा उदाहरण नहीं है कि सारे प्रमुख देशों की जीडीपी निगेटिव में गई। ठीक, अगर किसी को पता हो तो बता दे। रोहित जी, समय खत्म हो गया। आशुतोष जी 30 सेकंड के बाद आशुतोष जी। मैं फिर इसको कहना चाहता हूं, दरअसल सुधांशु जी बात को घुमाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। चाइना की जीडीपी प्लस में है, वियतनाम की जीडीपी प्लस में है, तो ये ना कहें कि प्रमुख जीडीपी जो है दुनिया की सारी नेगेटिव में है। मैं सुधांशु जी से उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो जो है वो इस तरीके की बातें करेंगे। अमेरिका G7 की जीडीपी जरूर नेगेटिव है, लेकिन चाइना, वियतनाम 2 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी प्लस में है। सुधांशु जी, ये कोरोना के पहले की स्थितियां है। 8 क्वार्टर से लगातार चाइना जैसी विचित्र 45 साल
समय खत्म हो गया। अभय दुबे जी माफी चाहता हूं, मैं आपको ये समय देना चाहता था लेकिन इजाजत मिली नहीं है। अब मसला यह है कि संसद के सत्र में ही ये बातें सामने आएंगी। विपक्ष कह रहा है कि आपने प्रश्नकाल हटा दिया तो हम सवाल कहां से पूछेंगे। सरकार कह रही है कि बिल तो आएंगे, जब बिल आएंगे उनके पक्ष विपक्ष में बहस होगी तो नेताओं को पूरा बोलने का मौका मिलेगा, तब अपनी बात रखें। सरकार पर जितने आरोप लगाने हैं, सवाल पूछने वो पूछ डालें। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले लें, ये बताते हुए कि हमने आपसे जो सवाल पूछा था आपने क्या जवाब दिया। आपसे सवाल पूछा था क्या कोरोना काल में संसद सत्र में प्रश्नकाल ना रखना ठीक है। आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 58% लोगों को लगता है हाँ ठीक है, 42% लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, आगे देखिएगा हल्ला बोल अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।